हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 अप्रैल 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग है कि शाह के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिट किए गए वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए 1 मई को दिल्ली बुलाया है। पुलिस ने उन्हें स्वयं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी साथ लेकर आने को कहा है, क्योंकि रेड्डी ने भी एक एडिट वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना कांग्रेस के 6 लोगों को नोटिस भेजा है। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। वहां भी पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। समाचार एजेंसी के अनुसार इस मामले में असम पुलिस ने एक व्यक्ति रीतम सिंह को गिरफ्तार भी किया है। रीतम सिंह की एक्स की प्रोफाइल के अनुसार वह कांग्रेस से जुड़ा है और पार्टी के वार रूम कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है। तीसरे चरण के चुनाव के पहले फेक वीडियो के माध्यम से भाजपा को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का विरोधी साबित करने की कोशिश की गई है। फेक वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह को आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए उसे खत्म करने का ऐलान करते हुए दिखाया गया है, जबकि असली वीडियो में शाह एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को बनाए रखने की बात कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सीएम की गिरफ्तारी के बाद ठप हो गई है दिल्ली सरकार। दिल्ली नगर निगम स्कूलों के छात्रों को वर्दी व शैक्षिक सामग्री नहीं देने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त आदेश पारित किया है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर अदालत में दिए गए बयान को रिकॉर्ड करते हुए अदालत ने माना है कि सौरभ भारद्वाज ने स्वीकार किया कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में किसी भी वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंजूरी की आवश्यकता है। अदालत ने कहा है कि मंत्री की यह स्वीकारोक्ति इस तथ्य के समान है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक नहीं है और यह ऐसा पद है जहां पदाधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहना होता है। इन तथ्य टिप्पणियों के साथ ही अदालत ने एमसीडी आयुक्त को 5 करोड़ की व्यय सीमा से मुक्त करते हुए छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बोले, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। कांग्रेस इन दिनों भाजपा पर तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदलने की आशंका व्यक्त कर रही है, लेकिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया है। कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी श्रेणी में डालकर आरक्षण देने के मॉडल का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। उसकी इस कोशिश को मोदी जीते जी पूरा नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित किया। पहले सोलापुर, फिर सतारा और उसके बाद पुणे में भाजपा एवं राजग प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग जब धर्म के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी को संसद और संविधान द्वारा मिले हुए आरक्षण पर डाका डालकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में ऐसा करने की शुरुआत भी कर दी है। अब वह संविधान बदलकर यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। वंचित समाज के सन्यासियों को महामंडलेश्वर बनाने की मुहिम तेज। प्रभु श्री राम व भगवान दत्तात्रेय की भक्ति में लीन महेंद्रानंद गिरी को जूना अखाड़ा ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की है। महेंद्रानंद वंचित समाज से आते हैं, लेकिन धर्म के प्रति उनका समर्पण देखते हुए अखाड़े ने जगत गुरु बना दिया है। अब महेंद्रानंद वंचित समाज के दूसरे लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने की मुहिम में जुटे हुए हैं। वर्ष 2018 में महामंडलेश्वर बनने वाले वंचित समाज के कन्हैया प्रभु
नंदगिरी कहते हैं कि धर्मगुरु बनने के बाद उनका जीवन बदल गया है। जो हे दृष्टि से देखते थे वे सम्मान करने लगे। कुछ ऐसे ही भाव इसी समाज के कैलाशानंद गिरी के भी हैं। जूना अखाड़ा ने इन्हें भी महामंडलेश्वर बनाया है। इधर अखाड़े ने आदिवासियों व वंचित समाज के सन्यासियों को महामंडलेश्वर बनाने की मुहिम तेज कर दी है। अभी तक 52 वंचितों और आदिवासियों का चयन महामंडलेश्वर बनाने के लिए किया गया है। अंक गणित से नहीं, सरकार के प्रयास से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की पर हाल ही में दिए गए कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया। विशाखापट्टनम में आयोजित एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि अंकगणितीय अनिवार्यता से नहीं बल्कि सरकार के प्रयास से भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, इस समय जहां अर्थव्यवस्था है उसके बाद भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा ही। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार यह कह चुके हैं कि पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 5वें स्थान पर ला दिया है और अब यह मोदी की गारंटी है कि तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले 10 साल पूर्ण रूप से खोया हुआ दशक था। तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए भारत को स्थिर सरकार की जरूरत है। कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता है, प्रयास से ही विकास होता है। सीतारमण ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री विकास को लेकर ऐसी धारणा बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से असत्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले के 10 सालों में खराब नीति, व्यापक रूप से फैले हुए भ्रष्टाचार से अर्थव्यवस्था असल में वर्ष 2004 की स्थिति से भी नीचे चली गई थी। भारत के विभाजन ने पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संपर्क को तोड़ दिया। एस जयशंकर। देखिए, भारत के विभाजन ने कई तरह से पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक संपर्क तोड़ दिया है, लेकिन पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में संसाधनों में सुधार हुआ है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के साथ पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण, आर्थिक संबंधों और पारस्परिक संरक्षण को संतुलित करना विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि पिछले दशक में म्यांमार और ताइवान जैसे पड़ोसी देशों के अलावा पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार हुआ है और यह इसे बाकी दुनिया से जोड़ता है। पूर्वोत्तर में मौजूदा आर्थिक स्थिरता मजबूत मोर्चे की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विभाजन के प्रभाव ने शुरू में राजनीतिक बाध्यताओं के साथ साथ प्रशासनिक मुद्दों के कारण पूर्वोत्तर के विकास को प्रभावित किया था। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर में विकास का जो स्तर देखा जाना चाहिए था वह धीमा हो गया है। इसके बाद पहले कुछ दशकों में विभाजन के बाद राजनीतिक बाध्यताओं और प्रशासनिक मुद्दों के कारण पूर्वोत्तर को वह लाभ नहीं मिला जो देश के अन्य हिस्सों को मिला है। प्रेमी जुड़ा विवाह योग्य नहीं तो भी नहीं कर सकते अधिकारों से वंचित। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल यह देखकर कि याचिकाकर्ता विवाह योग्य आयु के नहीं हैं उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की जो 19 वर्षीय लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी की सुरक्षा की मांग पर यह टिप्पणी की है। सिरसा निवासी लड़की ने अपने परिवार और रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने लड़की को बाल गृह भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि वह नाबालिग है, अदालत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह माता पिता की तरह नाबालिग के हित में क्या सर्वोत्तम है उसके अनुसार फैसला ले। जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस को नाबालिग लड़की को हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित आशियाना बालगृह ले जाने का निर्देश दिया गया है, जहां उसे तब तक रखा जाएगा जब तक पुलिस अधीक्षक सिरसा आकर उसे बालगृह सिरसा में ले जाकर वयस्क होने तक रखें।
नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि आंकड़ों के अभाव में असंतुलित विमर्श। कई मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होते हैं, लेकिन प्रामाणिक आंकड़े न होने से उन पर सार्थक बहस नहीं हो पाती है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है शिवकांत शर्मा ने। भारतीय चुनाव में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप प्रत्यारोप आम है, परंतु क्या इनकी भूमिका निर्णायक होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला का कहना है कि जीवन में सुधार को लेकर लोगों की राय और नेतृत्व पर भरोसे की भूमिका सबसे बड़ी होती है। अपनी पुस्तक हाउ वी वोट में उन्होंने पिछले 7 दशकों के आंकड़ों की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि युद्ध और आतंक जैसी विपदाओं को छोड़ दें तो मतदाताओं के फैसले का 70% उसकी इसी धारणा पर निर्भर करता है कि कौन सा नेतृत्व उसके जीवन में सुधार ला सकता है। यह सुधार नागरिक सुविधाओं के बिना संभव नहीं है और ऐसी सुविधाएं आर्थिक विकास के बिना संभव नहीं है। डॉक्टर भल्ला के आंकड़े दिखाते हैं कि कोविड महामारी की मार के बावजूद पिछले 5 वर्षों में आर्थिक विकास में तेजी के साथ साथ आर्थिक विषमता का भी ह्रास हुआ है। ब्रिटेन की ऐसी ही स्वायत्त संस्था का नाम OBR या बजट दायित्व कार्यालय है। यह सरकार और विपक्ष की राजस्व नीतियों का विश्लेषण करते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके संभावित प्रभाव का पूर्वावलोकन करती है। इसी वजह से राजनीतिक दल उन लोक लुभावन वादों से बचते हैं जिनके लिए धन जुटाने की कारगर योजना उनके पास ना हो। मीडिया और गैर सरकारी संस्थाएं भी उसके आंकड़ों और आकलन का भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी तटस्थ संस्थाएं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कुल 37 देशों में हैं, जिन्हें राजस्व निगरानी समिति या परिषद कहा जाता है। अमेरिका में बजट नीतियों की समीक्षा और अनुदान चूंकि संसद ही करती है, इसलिए वहां ऐसी अलग संस्था की जरूरत नहीं है। यहां तक कि ईरान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और चिली में भी राजस्व नीतियों पर निगाह रखने वाली स्वायत्त संस्थाएं हैं। भारत में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक विरोध बढ़ रहा है, उसके चलते संभव है कि स्वायत्त बजट निगरानी संस्था का भी विरोध हो। इसके बावजूद गैर जिम्मेदाराना लोक लुभावनवाद पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भले अपने आप में निर्णायक ना हो, लेकिन यह सीधे तौर पर जीवन में सुधार लाने से जुड़ा है, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और रुपए की हैसियत को लेकर तमाम आंकड़े उछाले जा रहे हैं। यदि स्वायत्त आंकड़ा संस्था होती है तो उसके आंकड़े संतुलित विमर्श का आधार बन सकते थे। मुफ्त राशन लोगों की गरीबी का परिचायक है या MSP की खरीद से सरकार के मत्थे पड़े अनाज के सही उपयोग का? रुपया सप्तंग सरकार की तुलना में अधिक गिरा या कम? लोगों का जीवन स्तर सुधरा है या गिरा है? कृषि सुधार न होने से किसानों और देश का फायदा हुआ या नुकसान? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो जीवन सुधार की धारणा बनाने में मदद करते हैं और चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रामाणिक आंकड़ों के बिना इन पर सार्थक विमर्श संभव नहीं हो पाता है। यूरोप जैसी स्वायत्त संस्था ही इसे संभव बना सकती है। न्यायपालिका की गरिमा पर आघात, ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है कि नेता किस तरीके से, राजनेता जो हैं वो किस तरीके से न्यायपालिका पर उंगली उठाते रहते हैं, उस पर आर्टिकल है जिसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ शेयर मार्केट की है जिसको स्किप करेंगे हम। दूसरी न्यूज़ है कि ब्याज वसूली के अनुचित तरीकों के प्रयोग पर RBI चिंतित। RBI ने कुछ बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने उन्हें इस प्रक्रिया में सुधार लाने और ग्राहकों को से वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है। एक सर्कुलर में RBI ने कुछ ऋणदाताओं द्वारा अपनाई जा रही कुछ अनुचित प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला है। केंद्रीय बैंक ने सभी ऋणदाताओं को निर्देश दिया है कि वे ऋण वितरण के तरीके, ब्याज और अन्य शुल्क के संबंध में अपनाई प्रक्रिया की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करें। मौके पर जांच के दौरान RBI को इस तरह के मामले मिले जिसमें कर्ज मंजूरी की तारीख से ब्याज वसूला जा रहा था, न कि ग्राहकों को धन हस्तांतरण की तारीख से। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां चेक की तारीख से ब्याज
वसूला गया, जबकि ग्राहक को चेक कई दिनों बाद सौंपा गया है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रभावित होगा निर्यात। निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा है कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के निर्यात पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं ने 2023-24 में भारत के निर्यात को प्रभावित किया है। यह 3.11% की गिरावट के साथ 437 अरब डॉलर पर आ गया है। आयात भी 8% से अधिक घटकर 677.24 अरब डॉलर पर रह गया है। इंटरनेशनल पेज पर युद्ध की न्यूज़ को हम स्किप करेंगे। ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान समर्थक नारे, भारत नाराज। कनाडा में खालसा दिवस समारोह में एकत्र लोगों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मौजूदगी में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। ट्रूडो ने रविवार को इस अवसर पर सिख समुदाय को संबोधित करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि देश में आपके मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं भारत ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है, कहा कि यह कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद व हिंसा को दी गई राजनीतिक जगह को दर्शाता है। G7 देश 2035 तक कोयले वाले बिजली संयंत्र बंद करने पर सहमत। G7 समूह के ऊर्जा मंत्रियों ने एक समझौता किया है जिसमें 2035 तक अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र को बंद करने पर सहमति जताई है। इसमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा मंत्री एंड्रयू बॉबी ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक समझौता है। इटली के राजनीतिक सूत्रों ने कहा है कि एक तकनीकी समझौता हुआ है। इस समझौते को ट्यूरिन में 2 दिवसीय बैठक के अंत में मंगलवार को जारी होने वाली G7 ऊर्जा मंत्रियों की अंतिम घोषणा में शामिल किया जाएगा। नाटो प्रमुख बोले, यूक्रेन को अब तेज होगी हथियारों की आपूर्ति। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इस समय यूक्रेन यात्रा पर हैं और उन्होंने सोमवार को यूक्रेन से कहा कि हाल के महीनों में गठबंधन सदस्य सैन्य संगठन सहायता देने का अपना वादा पूरा करने में विफल रहे हैं, लेकिन अब हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति बढ़ेगी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति तेज करने का अनुरोध किया है जिससे रूस का मुकाबला किया जा सके। यूक्रेन की अघोषित यात्रा पर पहुंचे नाटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध के हालात पर चर्चा की और यूक्रेन की संसद को भी संबोधित किया। तो ये आज का यानी 30 अप्रैल 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।